बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Our class, this is our lecture number 2 on chapter number 14, electromagnetism. In this lecture I am going to discuss the problems on the Biot-Savart law and on the Ampere's law. So these are the few problems which I am going to solve in this chapter, almost more than 35. Problems, few more problems on the toroid, mutual induction, self-induction, motional EMF, and the alternating current generator, AC generator, and the last topic which is remaining is the transformer. Okay, so almost 38 problems are over there in this chapter. Okay, but in this lecture I am going to solve the problems on the Ampere's law and on the Biot-Savart law in lecture number 'So according to Biot-Savart law and in the Ampere's law, when current passing through a conductor, then magnetic field is generated around in a circular form. Okay, the direction of magnetic field is tangent, and these circular loops are called Ampere loops. तो जब भी किसी वायर या कंडक्टर में से करंट पास आउट होता है, तो अगर उस पर हम राइट हैंड रूल ग्रिप लगाएं तो करंट को जो है वो थंब रिप्रेजेंट करता है और कर्लिंग फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इसका एक डेमो है, डायग्राम है, देखिए। कंसीडर अ वायर, ये एक हमारे पास वायर है जिसमें से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड कई सारे एम्पेयर लूप्स बन रहे होंगे, बट हमने एक एम्पेयर लूप को कंसीडर किया है। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म इन सच अ वे, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हर पॉइंट पर टेंजेंट होगी। ओके, ये लूप जो है डिस्टेंस r पर बन रहा है सेंटर से, वायर के इसके सेंटर से। ओके, तो ये इसका रेडियस कह सकते हैं हम। तो इस कंडीशन पे द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ इज इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r। तो B जो है हमारे पास फील्ड ऑफ इंडक्शन है इसकी, जो कि डिस्टेंस r पर बन रही है, वो बराबर किसकी होती है? म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r के बराबर होती है। वे म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, जो कि मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, जो डिस्टेंस r पे आपको मिल रही है। एंड r इज़ द रेडियस ऑफ दैट एम्पेयर लूप, जो एम्पेयर लूप या सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस कितना है? r। एंड I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर और कंडक्टर। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला। Okay, now our first problem is problem number 14. Find the magnitude of field of induction at distance 15 cm around a wire carrying current of 5 ampere. Okay, so first जो प्रॉब्लम हमारे पास एम्पेयर लॉ का या बायोट-सावर्ट लॉ का, हम पहले इसका डेटा बना लेते हैं। इन द डेटा फील्ड ऑफ इंडक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ओके, बी के कई सारे नाम हैं।
आर गिवन है आपको डिस्टेंस, यानी कि उसका रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में 0.15 मीटर हो जाएगा वो। आई 5 एम्पर है आपके पास, और म्यू नॉट 4 पाइप्स एक्सपोनेंट -7 ये गिवन होगी कांस्टेंट वैल्यू। इसके साथ डायग्राम देखते हैं कि हो क्या रहा है। सो इन द डायग्राम हियर यू हैव अ वायर और अ कंडक्टर विच कैरी करंट ऑफ 5 एम्पियर, देन field is formed in the circular loop at distance 15 सेंटीमीटर पे जो फील्ड बन रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बी की। ओके, तो इस डायग्राम में वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको कि एक वायर में से करंट पास आउट हो रहा है, तो उसके अराउंड कई सारे एम्पियर्स लूप बन रहे होंगे। इन्होंने जो बात की है वो 15 सेंटीमीटर पे बनने वाले लूप की बात की है कि उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितनी होगी वो आपको बतानी है। सो इन द सॉल्यूशन using equation of B from Biot-Savart law, B is equal to mu naught I divided by 2 pi R. By placing the values we will get B 6.67 exponent -7 Tesla. So this is the answer of this numerical. सो इट्स आवर सेकंड प्रॉब्लम। एक सेकंड प्रॉब्लम जो हम करने वाले हैं उसका कुछ एक हिंट है कि अगर दो वायर्स में से करंट पास आउट किया जाए तो वो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो वो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं। तो इसके ऊपर एक डायग्राम दिखाई गई है। पहले आप अपर डायग्राम को देख लें। दो वायर्स हैं, दोनों में से आई अमाउंट ऑफ करंट पास आउट हो रहा है और अपर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में पास आउट हो रहा है। उसी के राइट साइड पे दूसरी डायग्राम है टॉप पे, जिसमें से करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पास आउट हो रहा है। तो अगर हम इनकी मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करें, अब नीचे जो इनकी सेकंड डायग्राम नज़र आ रही है तो वहाँ पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेफ़्ट वाली डायग्राम में आप देखें तो वहाँ पर इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर हम ड्रॉ करें, पहले वाले की वायर को हम B1 कह देते हैं, दूसरे वाले को B2 कह देते हैं। तो इन दोनों के जो वेक्टर्स यहाँ सेंटर से पास आउट हो रहे हैं तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनका इफेक्ट आपस में ऐड हो जाएगा, यानी B1 + B2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन आएगा 0 से, 0 नहीं आ सकता। ओके, और यहाँ सेंटर की फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगी। नतीजे में होगा क्या कि अगर ये डायग्राम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीचे, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। तो जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फील्ड क्या हो जाती है, सेंटर की स्ट्रांग हो जाती है। नतीजे में वायर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी जो राइट साइड पे अब नीचे जो सेकंड डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जो डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको कुछ लूप से नज़र आ रहे हैं। अब राइट साइड की डायग्राम पे अगर हम देखें तो करंट अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों वायर्स में से। ये उनका टॉप व्यू दिखाया गया है, ऊपर वाली डायग्राम में उनका जो है वो साइड व्यू है। तो इसमें आप देखें तब सेंटर से इनके वेक्टर्स गुजरेंगे तो एक फील्ड अपवर्ड मूव करेगी और दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मूव करेगी। नतीजे में ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने पे इनका जो रिजल्ट आएगा B1 + B2 वो लेस आएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मे बी अगर दोनों में से सेम करंट गुजार जाए तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन 0 हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इनके सेंटर की फील्ड क्या हो जाएगी, वीक। अब सेंटर की फील्ड वीक हो गई है और साइडों की फील्ड ज़्यादा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा से इस लेक्चर को रिपीट करके सुन लीजिएगा, इस वर्डिंग को जो मैंने अभी बताई है कि अगर सेंट्रल रीजन आपने देखना है मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके, सेंट्रल रीजन में अगर वायर अपोजिट करंट पास आउट हो रहा है, अपोजिट फ्लो कर रहा है दो वायर्स पैरेलल वायर्स में, तो सेंटर में उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती है। नतीजे में सेंटर की फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, साइडों की फील्ड वीक होती है तो वायर रिपेल करते हैं। अब सेंटर की फील्ड जहाँ वीक हो रही है वहाँ पे करंट जो है वो अपोजिट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो सेंटर में फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, B1 + B2 लेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट सेंटर की फील्ड वीक हो जाती है और साइडों की फील्ड इस वायर के स्ट्रांग रहती है तो वो इसको क्या करा देते हैं, अट्रैक्ट करा देते हैं। ये MCQs में आती है बार, इस बात को याद रखिएगा। व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर
एंड व्हेन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन वायर्स रिपेल ईच अदर। ये बात आपने याद रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये MCQs को नोट कर लीजिए, तो ये MCQ के तौर पे अक्सर एग्जाम में आ जाता है। इस डायग्राम में दोबारा देख लीजिए कि अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फोर्सेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं वायर्स में, और अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, okay, now let's discuss problem number 13. It has come in 2018. What is the flux density at a distance of 0.5 meter in air from a long straight conductor carrying a current of 6.25 ampere? Hence calculate the force per meter, यानी force per unit length आपको बतानी है on a similar parallel wire conductor at distance of 0.5 meter from first carrying a current of 2 ampere. Will the conductor attract or repel each other? Okay, if the direction of current in the two conductors are opposite. तो सबसे पहले बेटा इसके हम डेटा बनाए थे कि यहाँ पास पहली जो मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स डेंसिटी गिवन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम एयर, तो आर गिवन है 0.5 मीटर। I1 करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से एक वायर में से वो 6.25 है। एक और आपके पास उसके साथ एक पैरेलल कंडक्टर या वायर है जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। ओके, आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने क्या है वो बतानी है, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, गिवन होगी आपको। ओके, नाउ इसकी हम जरा डायग्राम देखते हैं। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस डायग्राम। it's our data. So in the diagram हमारे पास कंडक्टर 1 है या फर्स्ट वायर है जिसमें से ये ब्लू कलर से दिखाया गया, इसमें से कितना करंट पास आउट हो रहा है, कहा जाए 6.25 एम्पीयर इसमें से करंट पास आउट हो रहा है। ओके, तो इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिस फील्ड का नाम होगा B1 एट डिस्टेंस R। ये फील्ड जो बनी है इसका नाम क्या है, वेक्टर B1। यही हमें फाइंड आउट करनी है। अब कह रहे हैं कि इसी डिस्टेंस पर एक और वायर रखा हुआ है कंडक्टर 2, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि कंडक्टर अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को या रिपेल करेंगे, ये हमें बताना है यहाँ पर। ओके, तो ये इसकी डायग्राम है। अब इस डायग्राम को हम आगे डिस्कस करके इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ओके क्लास, नाउ इन दिस सोल्यूशन। सो फॉर B1, तो B1 के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। By placing their values, we will get B1 is 2.5 exponent -6 टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर 2 को जाके कॉन्टैक्ट में आ रही है वो मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स 1-2 का मतलब है फोर्स बाय 1 ऑन 2, यानी कंडक्टर 1 जो है कंडक्टर 2 को कैसे फोर्स लगाएगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा, और अगर करंट जो है वो दोनों पैरेलल वायर में अपोजिट फ्लो हो रहा है तो ये रिपेल करेगा। सो F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा।
मैग्नेटिक फोर्स इन अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, F=I_L_B sin थीटा। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन लगा रहा है, कंडक्टर 1 लगा रहा है, ठीक है। तो लेंथ भी जो है वो कंडक्टर 1 की आ जाएगी, लेकिन कंडक्टर 1 जो फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पर जब उसका एम्पियर लूप बन रहा है तो वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है कंडक्टर 2 को, ओके। और कंडक्टर 2 जबकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से क्रॉस हो रही है या पास आउट हो रही है, डायग्राम को आप दोबारा देख लीजिएगा, तो वहाँ पर उस सेकंड कंडक्टर में भी एक करंट फ्लो हो रहा है। तो इस फोर्स में जो करंट की अमाउंट आएगी वो किसकी आएगी, वो सेकंड कंडक्टर की आएगी, क्योंकि अगर हम फर्स्ट कंडक्टर की रख देंगे तो फिर तो ये किसी पे फोर्स नहीं लगाएगा, ये तो सिर्फ सेल्फ हो जाएगा। लेकिन जब ये फील्ड उस सेकंड कंडक्टर के पास पहुंचेगी पहले वाले वायर की, तो सेकंड वायर में से भी करंट फ्लो हो रहा है, और उसमें से अगर करंट फ्लो होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा, अदरवाइज उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो फोर्स लगाता है वायर 1 वायर 2 के ऊपर या कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 के ऊपर, तो फील्ड तो इसकी आएगी, लेंथ भी इसी की आएगी, लेकिन जो करंट आएगा आपके पास सेकंड वायर का, क्योंकि जब इसकी फील्ड वहाँ सेकंड वायर के पास पहुँच रही है या उससे इंटरेक्ट हो रही है, तो ये अब वहाँ डिसाइड होगा कि इसे अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा। तो सेकंड वायर में भी तो करंट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो करंट की अमाउंट आती है वो किसकी आती है, सेकंड वायर की। ये बहुत अहम बात है, इसको याद रखिएगा। फील्ड आएगी पहले की क्योंकि फील्ड उसकी है, फोर्स उसकी है, ठीक है, लेकिन करंट किसका आएगा, जो सेकंड आपके पास वायर है उसका करंट आएगा। सो F12=I2L_B1 sin थीटा। तो हमें लेंथ तो यहाँ पता नहीं है, तो F12 पर लेंथ को हमने अलग कर लिया, वैल्यूज़ प्लेस की, sin 90 है फील्ड और उसके दरमियान, तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन पर मीटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि फोर्स जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब हमने निकाली थी तो करंट जो है वो सेकंड कंडक्टर का आया था, पहले कंडक्टर का करंट नहीं आएगा, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को। अब जो लास्ट बात थी कि कंडक्टर अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर रिपेल करेंगे। तो मैंने दोनों रीज़न लिख दिए लास्ट में। नोट, व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड व्हेन करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो इन्होंने पूछा है, सो वायर्स रिपेल ईच अदर। Okay class, so this is the end of this lecture on the Ampere's law. Okay, in the next lecture I am going to discuss the problems on the applications of Ampere's law, solenoid and then toroid. I hope you will get it. If you have any problem, if you need any assistance, you can contact me on my email address. Okay, thank you. Allah Hafiz. Take care.